बिल्डर बाय एग्रीमेंट को अगर हम समझना चाहें तो ये क्या है, कितना इम्पोर्टेंट होता है? और आपने पहले अपने जवाब में बताया कि काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लोग इसे समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो क्या ये बेटर बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन और अथॉरिटीज़ का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिल्डर बायर अग्रीमेंट जो है, इट इज़ अकिन और इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल आपका एक साधारण डॉक्यूमेंट होता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, इतने टाइम में कंस्ट्रक्ट होगी या इतने टाइम में हम आपको सेल करेंगे, और जब सेल डेट आती है आप रजिस्ट्री करवा के या सेल डीड करवा के उसको अपने नाम पे कर लेते हैं, आपको पोजेशन मिल जाता है। समथिंग सिमिलर, अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्जन इज़ अ बिल्डर बायर अग्रीमेंट, जो एक डेवलपमेंट में या एक मल्टी स्टोरी रेजिडेंस में या एक डेवलपर के साथ एग्जीक्यूट होता है। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम यू गेट इन्वॉल्व इन अ लीगल डॉक्यूमेंट विद अ डेवलपर। एक आम लेंथ जो है 20 से 30 पेज की होती है, बट हमने अग्रीमेंट्स देखे हैं जो 1,000 पेज के होते हैं। जो DLF के अग्रीमेंट्स हैं, जो बड़े डेवलपर्स के अग्रीमेंट्स हैं, दे कैन रन इनटू पेजेस एंड पेजेस एंड सच अ फाइन प्रिंट। दो चीज़ें आती हैं इसमें, और एक होता है इन्वेस्टर या एक होता है बायर जिसको पैसे की परवाह नहीं है, या जिसके लिए 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अवैज़ में अगर आप एक होम बायर देखेंगे जिसके लिए 1-2 करोड़ भी खर्च करना है, वो उसके पास कोई सहायता नहीं है, उसके पास बिल्डर ही उसका सहारा है। आज भी जो पहले भी थी हालात वही आज भी हैं, क्योंकि जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं अगर वो उसमें जाएगा, दे आर गोना बी वेरी लेंदी। वो उससे डरता है, विल ही गेट द राइट एडवाइस, विल ही गो टू द राइट फोरम, विल ही मीट द तो राइट। आमतौर पर वो क्या गलतियां करता है इस बिल्डर बाय एग्रीमेंट में? तो आमतौर पे जो गलतियां करते हैं, सबसे पहली बात है वो पोजेशन का क्लॉज ठीक से नहीं समझता। क्योंकि पोजेशन का मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूं, हाँ, आप एग्जाम्पल से समझा दीजिए, सो बेटर है। हम एक गुड़गांव का केस कर रहे थे। उस केस में लिखा था कि 4 साल बाद उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। बायर को ये समझ नहीं आया, जो वो डेवलपमेंट है, इट वाज अ प्लॉटेड डेवलपमेंट, बट उसको जो बेचा गया वो विला था। तो विला की कंस्ट्रक्शन बिल्डर बायर अग्रीमेंट से 4 साल बाद शुरू होनी थी, और उसको ये लगा कि 4 साल में मेरे को विला की पोजेशन मिलेगी, और जो विला की एक्चुअल पोजेशन थी वो उस अग्रीमेंट के तहत 9 साल बाद थी। तो ये एक टाइम पीरियड का क्लॉज जो है, तो एक ये पोजेशन का टाइम पीरियड का क्लॉज, इट्स अ रिलेटेबल क्लॉज, दैट इज़ वेयर दे गेट मोस्ट फिक्स्ड विद, एंड दैट इज़ वेयर दे गेट इंटैंगल्ड विद लॉ और इंटैंगल्ड विद द डेवलपर। पर आपके पास ऐसे कई केसेस आते होंगे जिसमें क्या बिल्डर बाय एग्रीमेंट के साथ वंस द एग्रीमेंट इज अग्रीड अपॉन छेड़छाड़ भी की जाती है? नहीं, छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। इज दैट पनिशेबल अंडर लॉ? It is not punishable under law, but recently, like you cited a few Supreme Court judgments, you talked about them. Supreme Court or the authorities are coming heavily that clauses which are dominant or which are directly in opposition to the interest of a home buyer, or which are in opposition to ये कौन कौन से क्लॉजेस हैं? ये सबसे पहले आपके clauses हैं in terms of compensation, कि अगर आप बिल्डर बायर अग्रीमेंट में क्लॉजेस देखेंगे इंटरेस्ट के, बिल्डर तो देता है चंद रुपए की पर स्क्वायर फीट की कॉम्पनसेशन, और जब उसका डिले ऑन इंटरेस्ट होता है वो होता है 18%, 24%। तो ये विवाद का एक विषय हो सकता ये है। विवाद का बहुत बड़ा विषय है आज भी। और उसके बाद नंबर 2 पे विवाद का सबसे बड़ा विषय क्या हो सकता है? सबसे बड़ा विषय आपका है पोजेशन का। पोजेशन। हाँ, और उससे पहले जो विषय आता है, जो अब NCLT के आने से और बढ़ गया है, वो है लैंड डिस्प्यूट्स इन रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन एंड इन रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ अ डेवलपर। बिकॉज आजकल जो विवाद हैं वो और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। लैंड किसी और का है, डेवलपमेंट कोई और कर रहा है। अगर बिल्डर बनाने में असमर्थ रहा है, और अगर जो लैंड ओनर है, he also gets entangled with the legal issues with the home buyers or with the investors or with the banks। तो जो लैंड यूज़ हो सकती थी किसी को एक घर देने में, वो लैंड होम बायर जिसकी लैंड है वो भी मरा, जिसकी लैंड है, जो लैंड में डेवलपमेंट कर रहा है उसने तो सबको फंसा ही दिया, और जिसने खरीदा वो भी फंस गया। वो भी फंस गया है। तो बिल्डर बाय एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस नेगोशिएबल हैं या फिर ये टेक इट और लीव इट वाले फॉर्मूले पर चलता है? सो देयर वाज अ टाइम जो ये नेगोशिएबल बिल्कुल नहीं थे, बट इन टुडेज टाइम ऑल दीज क्लॉजेज आर गवर्न्ड बाय द रियल एस्टेट एक्ट। रियल एस्टेट अथॉरिटी से आपको अपना बिल्डर बायर अग्रीमेंट जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ता है, तभी आप रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रजिस्टर होना नहीं, पहले उसको वेरीफाई करा। रजिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस। सो जहाँ तक इसका the development authority or the real estate authority has to approve the builder buyer agreement, only then it can be floated amongst the home buyers। तो ये पहले हमें वेरीफाई करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नहीं, ये इट हैज़ टू बी वेरीफाइड। आप फ्लोट नहीं कर सकते। फ्लोट नहीं कर सकते। अगर आप ये वेरीफाई करेंगे अथॉरिटी से कि ये आपसे वेरीफाई हुआ है कि नहीं, अथॉरिटी कैन आंसर दैट। तो रजिस्ट्री का क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्री का होता है जिस दिन आपको पोजेशन लेनी है, जिस दिन आपकी सेल कंक्लूड हो रही है,
आप अपनी पेमेंट करेंगे और आपको उस दिन जैसे सेल डीड होती है इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस, वही है रजिस्ट्री का प्रोसेस. रजिस्ट्री इज सिमिलर टू सेल डीड. तो बिल्डर बाय एग्रीमेंट हमें हमेशा लॉयर के प्रेजेंस में करना चाहिए या ये अवॉइडेबल क्लॉज है? नहीं, बिल्डर बायर आई नो ये आपसे रिलेटेड है लेकिन स्टिल. No, it is always advisable to run it through and understand what you're getting into. It is like going to a lawyer before signing a builder buyer is something similar to taking insurance. कि आप जिस चीज़ में एंटर कर रहे हैं आपको समझ आ रहा है आप क्या करने वाले हैं. तो आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए साल दर साल पैसे देते हैं. अगर आप एक घर ले रहे हैं जिसमें आप करोड़ों रुपए लगाने वाले हैं, जो हो सकता है आपकी लाइफ इंश्योरेंस से ज़्यादा हो, आप उसके लिए कुछ पैसे खर्च करेंगे. तो आई बिलीव it is nothing to do with me, it is only to do with your own rights, understanding them and then taking an informed decision. राइट. तो अगर मुझे मैंने साइन भी कर दिया है उसके बाद मुझे कोई क्लॉज गलत लग रहा है तो क्या उसमें चेंज हो सकता है? नहीं है उसमें. एज आई सेड, आप बायर के बिल्डर के हाथ में है. हाँ, अगर आपको ये लगता है कि इट इज़ इन ऑपोजिशन टू, इफ़ यू टेकन एन एडवाइस ऑफ अ लॉयर एंड इफ यू कैन टेल यू दैट इट इज़ इन ऑपोजिशन टू द रियल एस्टेट एक्ट और एनी ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड देन यू कैन अप्रोच द बायर एंड देन द अथॉरिटी, देन देयर आर चांसेस दैट यू कैन हैव देम अमेंडेड.